Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. You are amazing. You are amazing and live with me today at 5 a.m. वैसे ना कमाल है और आपको मैं रियली दिल से एक्नॉलेज करता हूं कि जिस शिद्दत के साथ जिस पार्टिसिपेशन के साथ आज ना इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 5 a.m. पे आप मेरे साथ हो. Truly thankful from the depth of my heart for being there in this journey of cash flow mastery. ठीक है, तो आज आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई क्या टॉपिक जगमोहन कवर करने वाले हैं आज. तो लेट मी शो यू द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ मनी वर्क. How money works, let's understand in most simplified way. In a most simplified way. आज ना हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि ये मनी एक्चुअली काम करती किस तरीके से है. हमने इसकी साइंस को अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, नाउ लेट द मनी work for you rather than we are working for the money. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं. हाउ मनी वर्क्स. बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारे एंशियंट सिस्टम के अंदर. लो भाई, सेब ले लो, केला दे दो, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होती हैं बार्टर सिस्टम के अंदर. कि अब किसी के पास अगर सेब है और सामने वाले का केला चाहिए तो क्या होगा? एक्सचेंज होगा. अब ये सिस्टम ना जब ह्यूमैनिटी की डेवलपमेंट हुई है, एग्जिस्टेंस में आई ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर अब एक दूसरे के लिए ही हम काम कर रहे हैं. बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, गोल्ड है ना. अब एक पर्सन है जिन्होंने बहुत हार्डवर्क करके बड़े ही तरीके से उन्होंने टनों टन मनोमन मिट्टी को खोदने के बाद वहां से निकाला गोल्ड. ठीक है, अब बार्टर सिस्टम है. उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए जरा मिल्क चाहिए, उनको एक बाल्टी मिल्क चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मिल्क को लेने के लिए अब कितना गोल्ड देना है. अब गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. अब छोटा सा टुकड़ा भी 1 ग्राम 10 ग्राम भी तोड़कर उसको देता है तो उसमें से कई बाल्टियों के बराबर का दूध उसके पास आएगा. लाइक हाउ मच गोल्ड फॉर 1 जग ऑफ मिल्क. यानी कि जब डिस्पैरिटी है, जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो उसके बदले में आपको वैल्यू मिल रही है, तो ये बार्टर सिस्टम इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट डायरेक्टली काम नहीं करेगा. तो यहां से इवॉल्व हुआ है मनी का कंसेप्ट. तो क्या आ गया आपके सामने आ गई आपके मनी. मनी 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 यानी कि वो प्रिंटेड. ये पूरी तरह से मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ यू प्लीज गेट इट, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट. जो मनी है ना, पूरी तरीके से जो इसका इंसेप्शन हुआ है वो प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, है और रहेगा. क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ये? देखो, गिव गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे पास अगर गुड्स हैं या हमने प्रोड्यूस की हैं, अब धागा था, धागे से चादर बनाई, ऊन थी, ऊन से स्वेटर बनाया, उससे किसी चीज को हमने क्रिएट किया, या अपने खेत में, बगीचे में पीछे मेहनत करके फल फूल पौधे उगाए, हमने सब्जियां उगाई, उससे कुछ प्रोड्यूस किया. अब वो सामने वाले को प्रोवाइड किया, उसके बदले में क्या मिल रही है? मनी. बड़ा ही सिंपल है. या किसी के लिए हम सर्विस कर रहे हैं,
कोई कोई पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो अब डॉक्टर वाली सर्विसेज हैं, मोची वाली सर्विसेज हैं, कुम्हार वाली सर्विसेज हैं, आज की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज है, आर्किटेक्ट की हैं। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, एनी गुड्स और सर्विसेज जब आप किसी को गिव कर रहे हो तो बदले में क्या मिलने वाला है? नेचुरली मनी मिलने वाली है आपको, जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो गिव गुड्स एंड सर्विसेज, गेट मनी इन एक्सचेंज। हम क्या बात कर रहे हैं? हाउ मनी वर्क्स। स्टेप बाय स्टेप ना इस फंडामेंटल को, बेसिक को जैसे ही आपने अपने माइंड के अंदर दोबारा से रिक्रिएट, रीजनरेट और एस्टेब्लिश कर लिया ना, मनी के खेल को खेलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो पता है कि उड़ते हुए गई तो छक्का और नीचे जमीन से गई तो चौका, ये बेसिक हमें मालूम है। उसके आगे सचिन ने कितने रिकॉर्ड बनाए, कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कोहली जो रिकॉर्ड बनाता है, नए नए शॉट डेवलप करता है, लेकिन एवरीथिंग इज अराउंड दी बेसिक। तो मैं आपको बैक टू बेसिक के ऊपर ले गया हूं, हाउ मनी वर्क्स के अंदर। गिव गुड्स एंड सर्विसेज, गेट मनी इन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपको चाहिए कोई गुड्स या सर्विसेज तो आपको क्या देनी पड़ेगी? मनी। चलो ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक था उसको दूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो हर किसी गुड्स की या सर्विस की वैल्यू लगने लग गई। टू दैट एक्सटेंट यू आर गिविंग और गेटिंग दी मनी। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थ्रेट क्या है? अब क्या है कि पैसा जो है, जो मनी है, वो आप जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा कुछ गुड्स प्रोड्यूस की, सेल किया, पैसा आ गया और सारा का सारा पैसा, मनी घर पे ही पड़ा हुआ है। घर पे पड़ा हुआ है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, घर पे पड़ा हुआ है। क्या थ्रेट है उसका? है ना, थ्रेट ऑफ थेफ्ट। रखो घर पे, डर है। डर है कहीं कोई चोरी ना हो जाए। पुराने जमाने से लेके आज के जमाने तक भी जब कैश इन हैंड आप अपने घर में सेव करने की कोशिश कर रहे हो या अपनी ऑफिस फैक्ट्री के अंदर रखने की कोशिश करते हो, तो थ्रेट क्या है? भाई थेफ्ट का थ्रेट है। अब वहां से मनी ने एक भयंकर नीड जनरेट की। बीच में ना कुछ कोऑपरेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ, तो कोऑपरेटिव बैंक एग्जिस्टेंस के अंदर आए थे। तो कोऑपरेटिव बैंक एग्जिस्टेंस के अंदर आए तो वहां से कौन एग्जिस्टेंस में आ गया? फिर नेशनलाइज बैंक एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया। याद है पुराने जमाने में साहूकार थे, एक्स्ट्रा पैसा था, उसके पास रखवा दिया, फिर पैसे का सर्कुलेशन हो गया। करते 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 कोऑपरेटिव सिस्टम के द्वारा उसके बाद नेशनलाइज बैंक, तो फिर तो प्राइवेट बैंक। तो इंडिया की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसी सारे के सारे आ गए। तो अब मनी को जाने की जगह कहां पर एग्जिस्ट कर गई है? कहां एग्जिस्ट कर गई है? बैंक। बैंक एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। बेसिकली बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसकी जो समस्या थी उसको हल करने के लिए बैंक एग्जिस्टेंस के अंदर आए हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि नहीं जगमोहन, जब करेंसी प्रिंट हुई तो हम तो किसी को दे भी सकते थे। अगर घर पे चोरी का चांस है, घर पे चोरी का चांस है तो हम किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन जब हमने पैसे किसी को दे दिए, क्या गारंटी है कि जब आपको सही समय पर चाहिए होंगे तो जिसको आपने दिए हैं उससे वापस मिल जाएंगे? क्योंकि वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, वो आगे यूटिलाइज कर लेगा। पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं कि यहां पर बैंक की एग्जिस्टेंस आ चुकी है। तो हाउ मनी वर्क्स के अंदर बार्टर सिस्टम से तैयार हुई चीज जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, उसने बैंकों को जन्म दिया। और जब बैंक एग्जिस्टेंस के अंदर आ गए हैं ना, तो बैंकों ने तो सेविंग अकाउंट का सबसे पहले ऑप्शन दिया, ये लो रखो मेरे पास पैसे, टू कीप द सेविंग। घर पे रखने की जगह आप सेविंग के अंदर पैसे रख रहे हो। पॉइंट यहां पर नेक्स्ट ये निकल कर आया कि बैंक इन इटसेल्फ ने जिस तरीके से मनी का विकास कर दिया, ग्रोथ कर दी, डेवलपमेंट कर दी, वो अपने आप में सोचने के लायक है। मनी इन बैंक हैज बिकम बिजनेस नाउ। जो बैंक है ना, वो इतने न्यूमरस ऑफर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं जो काउंटलेस है, जो काउंटलेस है। यानी कि
बैंकों ने मनी के एग्जिस्टेंस को, जो कि सेविंग के द्वारा उनके पास रखी गई थी, पूरा का पूरा रूप और प्रारूप ही बदल दिया है, जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही चेंज कर दिया है। तो बैंकिंग प्लेस अ वेरी वाइटल रोल। कैसे? देखो, बैंक के पास जब सेविंग की फॉर्म में रखा था, अब लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो एक फैसिलिटी दे दी करंट अकाउंट की। अब क्या है करंट अकाउंट? बैंक कहता है ठीक है, मतलब सेविंग में अगर आप मेरे पास पैसा रखते हो तो 3% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसमें मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदो और बेचो, और जो भी ट्रांजेक्शन होनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू होगी। इसके ऊपर कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलता, और बिजनेस की ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं। ये बैंक ने एक फैसिलिटी दे दी, चलो बिजनेस का तरीका स्टार्ट हो गया है। तो बैंक ने कहा कि अब अगर आप चाहो, आपकी क्रेडिबिलिटी है, कोई आप मेरे पास कोलैटरल रखते हो, कोई स्टॉक की कोलैटरल देते हो, कोई डेटर्स की कोलैटरल देते हो, कोई आप प्रॉपर्टी की कोलैटरल देते हो, गारंटी देते हो, तो आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है ना, उससे ज्यादा भी आप विड्रा कर सकते हो। और बैंकों ने मनी की ओवर ड्रा करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है आज की डेट के अंदर। अब देखो, मनी किस किस तरीके से रूप में अवेलेबल हो गए, बिजनेस के लिए अवेलेबल हो रही है आपके पास। अच्छा, बैंक्स क्या कह रहा है? देखो, बैंक एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट देता है या कैश क्रेडिट अकाउंट देता है, दोनों में फर्क क्या है? मुझसे लोग पूछते हैं कि सीसीओडी अकाउंट में फर्क क्या होता है। देखो, जो कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक दे रहा है ना, उसका पर्पस है कि आप एक्सक्लूसिवली जो ओवरड्राफ्ट मनी करोगे, यूज करोगे फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपेंसेस करने के लिए, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करोगे, जो कि वेंडर सप्लायर को पेमेंट करने के लिए करेंगे। लेकिन ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है, उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई ट्रैक नहीं रखा जाता। दैट मीन टू से कि आप उसमें से प्रॉपर्टी परचेज कर लो, फर्दर एफडी करा लो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, उस पैसे के म्यूचुअल फंड खरीद लो, वो सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन सीसी अकाउंट में नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? ओडीसीसी चाहिए ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। ओवरड्राफ्ट और सीसी अकाउंट चाहिए नहीं, हम तो कैश रिजर्व क्रिएट करते हैं। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हाउ मनी वर्क्स के अंदर डेवलपमेंट हुई बार्टर सिस्टम से, पहुंचे मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। मनी को रखने की समस्या थी, अपने पास रख नहीं सकते, चोरी हो जाएगी, बाहर किसी को देते हैं, टाइम पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो रखो इसको बैंक के अंदर। सेविंग अकाउंट खुला, बैंकों के अंदर अब पूरा का पूरा फैसिलिटीज का भंडार अवेलेबल हो गया है। तो उसकी जब बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ओडी अकाउंट दे दिया है, सीसी अकाउंट दे दिया है, बिल डिस्काउंटिंग ऑफर कर रहा है बैंक। बैंक क्या कर रहा है? बिल डिस्काउंटिंग। अब उसके अंदर क्या होता है? बैंक ने ये कहा कि आपने किसी को माल बेच दिया, आपने किसी को माल बेच दिया और उसको बिल दे दिया, माल बेच दिया, बिल दे दिया, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं दूंगा बाद में, 2 महीने के बाद। आप वो वाला बिल लेके, इनवॉइस लेके बैंक के पास चले गए कि देखो जी, मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया है और यहां से 2 महीने के बाद मुझे पेमेंट आ जाएगी। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देता हूं। बैंक ने आपके बिल को, यानी कि इनवॉइस को डिस्काउंट कर दिया, अपनी परसेंटेज ऑफ कमीशन और चार्जेस, इसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं, वो डिडक्ट किए और पैसे आपको प्रोवाइड कर दिए। अब आपके पास, बैंकों के पास देखो, सेविंग के अंदर जो पैसा लोगों ने जमा कराया था, उसके आगे बैंक्स ने मनी को बेचना शुरू कर दिया है। दैट मीन टू से कि बैंक्स भी इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मनी। बाय किससे कर रहे हैं? वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा रख रहे हैं और 3% सेविंग पे ब्याज दे रहे हैं और 0% करंट अकाउंट के ऊपर ब्याज देते हैं। पैसा उनके पास आ गया, उस पैसे को उन्होंने हमें ही सेल कर दिया, यानी कि दूसरे बिजनेस ओनर को सेल कर दिया। कैसे सेल कर दिया? कि ए ने बी को मटेरियल सेल किया और बैंक ने उस बिल को डिस्काउंट कर दिया। ये फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। देखो हाउ मनी वर्क्स। मनी देखो किस रूप के अंदर अंदर निकल निकल के आ रही है। इसके अलावा बैंक से एक और फैसिलिटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। बैंक गारंटी दे रहे हैं, जैसे कि देखो, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, कंस्ट्रक्शन करनी है, या प्राइवेट टेंडर भी निकला,
तो सामने वाले ने कहा कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आप वाकई काम पूरा कर दोगे, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मेरी तो परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं काम करूंगा। तो उसने बोला नहीं मुझे कोई विश्वास नहीं है, मुझे किसी का भरोसा, किसी की गारंटी ला कर दो। तो आप गए बैंक के पास, बैंक से एक बैंक गारंटी साइन करवाई और सामने वाली पार्टी को दे दी। उसके बेसिस के ऊपर सामने वाले को भरोसा हो गया कि कल आपने काम नहीं किया तो बैंक की गारंटी है तो मैं इसको इन कैश करवा सकता हूं। तो बैंक गारंटी इज व्हेन ए बैंक ऑफर श्योरिटी एंड गारंटी फॉर डिफरेंट बिजनेस ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। बैंक को इससे क्या फायदा हो रहा है, वो बैंक गारंटी देने के चार्जेस लेता है, उसकी इनकम होनी स्टार्ट हो गई है। बैंक के पास पैसा कहां से आया, वही हमारा सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा उसके पास अवेलेबल है जो हम अपने घरों में नहीं रख सकते। अब बैंक के पास मनी अवेलेबल है, वो सामने गारंटी देता है, कल को उसने डिफॉल्ट किया भी तो अवेलेबल लिक्विडिटी ऑफ मनी से बैंक उस गारंटी को पूरा कर देगा। और उसने हमें क्यों दी गारंटी हमारे बिहाफ के ऊपर, क्योंकि बैंक ने गारंटी देने के लिए हमसे एक फिक्स्ड डिपॉजिट रखवा लिया था अपने पास, या उसने हमारी प्रॉपर्टी के पेपर रखवा लिए थे, या उसके साथ हमारी इतनी पुरानी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, हमारे स्टॉक है, डेटर है, बिजनेस है, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी के बेसिस के ऊपर भी हमें बैंक गारंटी इशू कर देता है, क्योंकि वो तो हमसे रिकवर कर ही लेगा हमारी एफडी को कैंसिल करके, प्रॉपर्टी को सेल करके, या जो उसके पास हमारे एसेट हाइपोथिकेटेड किए हुए हैं। तो बैंक ने अब देखो मनी के रूप को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बैंक गारंटी का फॉर्म देते हुए। नेक्स्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कर रहा है बैंक। क्या होता है, ए लेटर ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट लेटर इज ए लेटर फ्रॉम बैंक guaranteeing that the buyer's payment to seller will be received on time and for the correct amount। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई कर दी है और मिस्टर बी कहता है कि देखो जी मैं आपको अभी तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, अभी तो पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो ए ने कहा कि आप मुझे बाद में पेमेंट कर दोगे, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं है, मुझे लेटर लाके दो अपने बैंक से, अपने बैंक से लेटर लाके दो जिसमें क्रेडिट के बारे में लिखा हो कि भाई आप नहीं दोगे, आपका बैंक जो है मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे देगा। अब देखो बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जो 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 बायर है उसने क्या किया, अपने बैंक को अप्रोच किया, अपने बैंक को अप्रोच करा के उससे एलसी इशू करवाई। अब उसने सेलर को दे दी, सेलर ने ये वाली एलसी किसको दे देनी है, अपने बैंक को। तो बैंक ने बैंक से पैसा रिकवर कर लेना है ड्यू डेट के ऊपर। 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो 2 महीने के बाद एलसी के हिसाब से, क्योंकि भरोसा हो गया ना, गारंटी हो गई इस चीज की। अब आप समझ रहे हो हाउ मनी वर्क्स। ये स्टेप बाय स्टेप जो मनी का प्रारूप है वो बिजनेस की नीड, बिजनेस की रिक्वायरमेंट, ट्रस्ट, फेथ, ट्रांजैक्शन के हिसाब से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन तो फेथ की है ना, बाय और सेल की है। बिजनेस क्या है, बिजनेस बाय और सेल है, बायर है और सेलर है। तो अब उसके अराउंड पूरा का पूरा मनी का चक्र भी घूम रहा है। बायर और सेलर पहले बार्टर के बेसिस पे कर लेते थे, अब बीच में मनी ऑफ एक्सचेंज आ गया। जब मनी ऑफ एक्सचेंज आ गया तो कौन आ गया, बैंक। तो बैंक ने अब मनी के साथ में खेलना शुरू किया है और वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर करना शुरू कर दिया है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ताकि ये बेसिक पूरे के पूरे आपके माइंड में ना फंडामेंटल क्लियर हो जाए। जब आप बैक टू बेसिक हो और नई समस्या को बेसिक के साथ में देखते हो तो देखो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में कैसे 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 सोल्यूशन निकल कर आते हैं। आई नो आपके माइंड में भी आइडियाज आने शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ो। बैंक ने ना एक और फैसिलिटी दे दी, एस्क्रो अकाउंट खोल दिया। अब क्या है ये एस्क्रो अकाउंट, देखो एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये होता है कि दो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देखो जी पैसा कलेक्ट कर लो, ना तुम कलेक्ट करोगे ना मैं कलेक्ट करूंगा, जो पैसा कलेक्ट होगा वो एक सेपरेट अकाउंट में कलेक्ट होगा, उसका नाम है एस्क्रो अकाउंट। जैसे आपने सुना होगा एपटेक, एरिना मल्टीमीडिया, वो फ्रेंचाइजी देती थी। अब एरिना मल्टीमीडिया एपटेक फ्रेंचाइजी देती थी। अब फ्रेंचाइजी जो स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करता है तो उसने कहा कि स्टूडेंट के पैसे जो हैं ना फ्रेंचाइजी के अकाउंट के अंदर आएंगे
ना फ्रेंचाइजर के अकाउंट के अंदर आएंगे। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल देंगे, उसका नाम होगा एस्क्रो अकाउंट। स्टूडेंट ने पैसे दिए, वो पैसे सीधा जमा हो गए कहाँ पे, एस्क्रो अकाउंट के अंदर। अब 20% शेयर है एपटेक का और 80% शेयर है उसके फ्रेंचाइजी का। तो बैंक महीना खत्म होने के बाद 20% उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, एपटेक के 80% फ्रेंचाइजी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो यानी कि एक ऐसा अकाउंट की फैसिलिटी, एस्क्रो इज द यूज ऑफ ए थर्ड पार्टी कैपेबल ऑफ होल्डिंग एसेट ऑन बिहाफ ऑफ टू पार्टीज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ए ट्रांजैक्शन। भाई वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो पैसा आएगा उसको रखो, महीना खत्म होगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे हाथ में, मेरा हिस्सा मेरे हाथ में। इस तरह से एस्क्रो अकाउंट और बड़े सारे काम करने के लिए आता है। जैसे एक कंपनी है, पब्लिक इशू करती है तो जनता का पैसा आता है, पब्लिक की मनी सारी कहाँ चली जाती है, एस्क्रो अकाउंट के अंदर। जब इशू क्लोज हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गई, नंबर ऑफ शेयर इसको इशू कर रहे हैं, तो वो पैसा फिर जाके कहीं कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इंटरेस्टेड पार्टीज के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी फैसिलिटी बैंक ने स्टार्ट कर दी। देखो बैंक बीच में एक भरोसे का प्रतीक बन गया ना, बैंकिंग। अब देखो आपके माइंड में क्या आइडियाज आ रहे हैं कि जब आप किसी के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बैंक्स ने बैंक गारंटी का ऑप्शन दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन दे दिया और एट द सेम टाइम एस्क्रो अकाउंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके अंदर। आजकल तो फ्रेंचाइजी लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा, पैकिंग क्रेडिट, ये लो एक और फैसिलिटी हाउ मनी वर्क्स के अंदर बैंक दे रहे हैं। पैकिंग क्रेडिट इज ए प्री शिपमेंट फाइनेंस गिवन बाय बैंक टू प्रोक्यूर रॉ मटेरियल एंड अरेंजिंग गुड्स रेडी फॉर एक्सपोर्ट। क्या मतलब हुआ कि आपको ना एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है और जिसको एक्सपोर्ट करना है उसने कंफर्म ऑर्डर आपको दे दिया है, कंफर्म ऑर्डर दे दिया। जो ऑर्डर आपको दिया है आपके पार्टी ने, आप उस ऑर्डर को लेके बैंक के पास जाते हो कि देखो जी ऐसा है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। अब गवर्नमेंट प्रमोट करती है एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, और बैंकों को एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च करके दिया। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो आप उसको पैकिंग क्रेडिट दे दो, यानी कि उसके बिहाफ के ऊपर वो पैसा दे दो, वो अपना मटेरियल परचेज कर ले, रॉ मटेरियल परचेज कर ले। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 4%। वैसे क्या होता है ओडीसीसी के अंदर 6%, 7%, 8%, 9%। टर्म लोन लेते हो तो 8% से लेके 15% तक का होता है। जो पैकिंग क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक ने दे दी वो सिर्फ 3-4% के ऊपर दे दी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है किसको, एक्सपोर्टर को, बड़े सस्ते के अंदर फंड अवेलेबल हो जाता है। अब बैंक भी रिस्क फ्री है। क्यों? इसलिए रिस्क फ्री है कि ठीक है एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया, पेमेंट जानी है, आने तो मेरे पास नहीं है पैसे घूम घाम के, और प्लस गवर्नमेंट की पीछे गारंटी है। और ये जो पैकिंग क्रेडिट है एक स्पेशल स्कीम के अंडर में ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया बैंकों ने। अब मनी देखो कैसे वर्क कर रही है। अब यहाँ पर जो बिजनेस ओनर है उसने क्या किया, जो एक्सपोर्ट करता है उसने तो पूरी अच्छी बढ़िया मार्केटिंग करने के बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर उसके हाथ में आते रहते हैं। अब बैंकों से इतना सस्ता 3-4% के ऊपर बैंकिंग क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। पैसा बैंक का लगाया, वर्किंग की, एक्सपोर्ट किया, पैसे आए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मनी को। हाउ मनी वर्क्स, देखो किस रूप में स्टार्ट हुआ था, बार्टर सिस्टम के रूप में स्टार्ट हुआ था, कहां चला गया है नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया है। बैंक क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्लेक्सी एफडी की फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। अरे लोगों ने कहा कि भाई मेरे करंट अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं आपके पास, अगर मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं तो नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस का पैसा तो करंट अकाउंट के अंदर रहेगा। तो ये तो बड़ी गलत बात है कि लाखों करोड़ों रुपए मेरे बैंकों में करंट अकाउंट में पड़े रहते हैं, मुझे ब्याज ही कोई नहीं मिलता। सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लेकर आया था फैसिलिटी ये वाली, उसके बाद तो कई बैंक लेकर आ गए। आज तो नेशनलाइज बैंक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या नाम है, फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी का क्या मतलब है, फ्लेक्सी एफडी का मतलब है कि आपने जो पैसे अपने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं उसमें एक अमाउंट डिफाइन कर दिया, 1 लाख रुपए से ऊपर का जो पैसा है ना ऑटोमेटिकली स्वाइप आउट होके एफडी बन जाएगा, और एफडी के ऊपर जो 3-4-5% का जो ब्याज है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी कोई आप चेक इशू करोगे तो एफडी में से ऑटोमेटिकली आपके करंट अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई एफडी बनाने के लिए फॉर्म नहीं भरना, कोई एफडी तुड़वाने के लिए फॉर्म नहीं भरना, कोई ध्यान नहीं रखना, जो काम करेगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर करेगा।
कंप्यूटर करेगा। और बैंकों ने ये फ्लेक्सी एफडी फैसिलिटी क्यों देनी शुरू कर दी? क्योंकि जिन बिजनेस के अंदर काफी पैसा पड़ा रहता है, आप भी देखो आपके अकाउंट के अंदर 20 लाख 50 लाख 30 लाख हमेशा पड़े ही रहते हैं, तो सोचो आपने 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मिनिमम रखते हुए उसके ऊपर को फ्लेक्सी एफडी ऑप्शन चूज कर दिया होता, उतना तो इंटरेस्ट ही क्रिएट हो जाएगा आपका ड्यूरिंग द ईयर का। तो ये एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है बैंक ने। और तो और बैंक क्या कर रहा है आज की डेट के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दे रहा है। क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का? बैंक हमारे बिजनेस की ड्यू डिलिजेंस करता है, वो देखता है कि हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं, हमारी रेशियोज क्या आ रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, सोल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, बिजनेस कितना ग्रोथ पैटर्न के ऊपर है, इसका ट्रेंड क्या है, पूरा एनालिसिस करने के बाद बैंक हमें तैयार कर रहा है। उसने ना अलग से एक विंग बना दिया है जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सपर्ट्स, बैंकर्स बैठे हुए हैं, वो गाइड करते हैं, फिर वो हमें तैयार करते हैं आगे अपना आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए तैयार करते हैं। उससे पहले कोई वेंचर कैपिटल के फंड का अरेंज करना, या उससे पहले आपके लिए कोई प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे के सारे काम आपका अपना बैंक कर रहा है। आईसीआईसीआई ने तो बहुत अग्रेसिवली इस फील्ड में काम किया था, बड़े सारे आईपीओ भी वो लेकर आए, प्राइवेट कंपनी भी है एडलवाइज और बहुत सारी कंपनीज है करती रहती हैं। तो लेकिन बैंक देखो शुरुआत कहां से हुई थी? आपका बार्टर सिस्टम के थ्रू मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी, गुड्स को सेल करने के बाद जो पैसा पड़ा था वो बैंकों ने डाल दिया, और बैंकों ने पूरा का पूरा खेल ही रच दिया है उसके अराउंड, मनी के अराउंड। तो हम जब समझने की बात करते हैं कि ये मनी कैसे, पैसा पैसा, और कई बार तो हमें ये लगता है कि मतलब जीवन का पर्पस ही पैसा कमाना है, और ये पैसा इकट्ठा करके भर लो अपने बैंकों के खातों को, भर लो अपनी अलमारियां, भर लो सराने। नहीं, ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि मनी जो भर भर के इकट्ठी हो रही है वो तो एक कागज का टुकड़ा है, या बैंक में पड़ा हुआ एक चेक है, अकाउंट में डली हुई एक एंट्री है, वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेल की जा सकती है, भाई आप गोवा का टूर करना चाहते हो, स्विट्जरलैंड करना चाहते हो, तो ये सर्विस अवेल करना चाहते हो, उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। वो जो आपका एक्सपीरियंस है, ये बड़ी डीप मैंने आपसे बात कह दी। जैसे 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 आप मनी के साथ में अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उसके क्रक्स को समझते जाओगे, तो जो मनी की रिलेशनशिप है ना, वो बड़ी अमेजिंग तरीके से इंप्रूव होने वाली है। तो हमें किससे प्यार हो गया था? हमें मनी के साथ प्यार हो गया था। लेकिन मनी क्या है? मनी तो एक भुलेखा है। वो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो तो बीच में इसलिए आया था ताकि वो बार्टर सिस्टम के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके, लेकिन मनी से ही प्यार हो गया। और कई तो ना पीछे एक प्रोग्राम भी आया था नेटफ्लिक्स के ऊपर, मनी हीस्ट, वो उसकी खुशबू ले रहे हैं, उसके ऊपर लेट रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं कि बस अब मनी आ गई, मनी आ गई, इज ऑल अबाउट मनी एंड हनी। तो मनी तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाइटर साइड के ऊपर मैं ले गया सुबह सुबह। अब आपको मैं सेकंड एरिया के ऊपर लेके चलता हूं। इसी के अंदर देखो, व्हाट वी डू इन बिजनेस। बिजनेस में क्या कर रहे हैं? बिजनेस में हम बाय करते हैं या सेल करते हैं? भाई बाय करेंगे या सेल करेंगे? डील्स तो होती रहती है। बिजनेस इज ऑल अबाउट द डील ऑफ द बाइंग और सेलिंग, गुड्स या सर्विसेज की। ओके, तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फिर ये ना, अब कहानी कहां पर आ गई? सारी की सारी कहानी, सारी की सारी कहानी अब पेमेंट टर्म्स के ऊपर आ गई, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। दोबारा समझो, दोबारा समझो। व्हाट वी डू इन बिजनेस इज बाय करते हैं या सेल करते हैं, और मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, समझ लो। और सारी कहानी कहां पर आकर सेटल हो जाती है? पेमेंट टर्म्स के ऊपर। पेमेंट टर्म्स का मतलब क्या हुआ? पेमेंट टर्म्स का मतलब होता है कि हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। अब बाय हमने कर लिया और पेमेंट लेटर करेंगे, यानी कि क्रेडिट पीरियड हमने अवेल कर लिया कि हम 30 डेज में, 45 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में पे करेंगे। बाय अभी कर लिया, गुड्स या सर्विसेज, यानी कि वैल्यू अब हमारे हाथ में है, वैल्यू हमारे हाथ में आ गई है, और उस वैल्यू की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो बाद में देना है।
अब जो सेल कर रहे हैं एडवांस में सेल कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके हाथ में पहले आ गया। अच्छा, तो अब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपके हाथ में आ गया है, तो डिफरेंशियल अमाउंट पैसा आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है प्रॉफिट रख के बाकी आपने बांट देना है, प्रॉफिट रख के बाकी आपने बांट देना है। तो ये पेमेंट टर्म्स जो है ना, पूरा का पूरा गेम चेंजर है। जबकि हो क्या रहा है, हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं और किसी को अपना माल दे दिया, गुड्स प्रोवाइड कर दी, उन्होंने कहा कि हाँ जी वो कोई नहीं, वो पेमेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी पेमेंट, वो पेमेंट ले लेंगे। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का माल सप्लाई कर दिया, 80 लाख रुपए की पेमेंट आपके पास आ गई, 20 लाख रुपए अभी आउटस्टैंडिंग है, और कोई बात नहीं 80 आ गए हैं ना, बाकी आ जाएंगे। वो आपके 20 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, अगली बार में 20 और इन्वेस्ट हो गए, और इन्वेस्ट हो गए, करते करते पता ही नहीं लगता कि मार्केट के अंदर धीरे 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 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए की उधारियां खड़ी हो जाती है मार्केट के अंदर। वो कैसे होती है? क्योंकि ये जो बर्तन है ना, उस बर्तन के अंदर छेद है, लीकेज है। लीकेज क्या है कि हमने पेमेंट टर्म के हिसाब से 1 to 1 बिल बाय बिल नॉक करने का, क्लियर करने का प्रोविजन ही नहीं रखा। हमने कहा ठीक है बाबा, ये कृपा है, बिजनेस चल रहा है, सेल कर रहे हैं, पेमेंट आ जाती है, लमसम ऑन अकाउंट पेमेंट आ जाती है। आपने 34,33,210 का इनवॉइस कर दिया, पेमेंट आ गई 30 लाख रुपए की, लमसम आ गई, चलो ठीक है 30 लाख आ गए है ना। जो ऊपर के जो अमाउंट था ना, ऊपर का जो अमाउंट, वो आउटस्टैंडिंग के अंदर खड़ा हो गया, बिल बाय बिल नोट नहीं किया। आ जाना चाहिए था विद इन द ड्यू टाइम, मान लो 15 दिन की उधारी है, लेकिन वो नहीं आया। फिर क्या है, दिवाली के दिवाली अपना अकाउंट रिकंसाइल करेंगे। जब दिवाली के दिवाली अपना अकाउंट रिकंसाइल करेंगे तो फिर करेंगे, तो पता लगा कि अगर आपका 10% जीपी मार्जिन है और 33 लाख की पेमेंट के अंदर आए तो 30 लाख रुपए है, 3 लाख आए नहीं, आपने कहा कोई बात नहीं आ जाएंगे, वही तो प्रॉफिट मार्जिन था। अब क्या हुआ, बिजनेस के अंदर कैश क्रंच की पोजीशन आनी शुरू हो गई है, कैश क्रंच की पोजीशन आनी शुरू हो गई है। आप कह रहे यार काम तो चल रहे हैं, सेल हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है, ये पेमेंट टर्म्स के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से, बिल बाय बिल नॉक ऑफ टाइम पे ना करने की वजह से जो खड्डे हैं, जो छेद हैं, तो उसमें पानी ठहरता ही नहीं है। देखो एक बर्तन होगा ना जो पूरा कंप्लीट होगा तो उसमें पानी ठहरेगा। जो एक छलनी होती है ना, एक छलनी होती है, उसमें छलनी में जितना मर्जी पानी डाल दो, पानी रुकेगा ही नहीं, नीचे गिर जाएगा। तो इतने बड़े बड़े छेद हमारे बिजनेस के अंदर हैं। पहले तो छेद ये है कि हम जो खरीद रहे हैं वो एडवांस पैसे दे के खरीद रहे हैं। जो हमारे पास मनी थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, वो तो हमने दे दिया, बचे ही पैसे कुछ नहीं। हमारे पास माल आ गया, माल को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है किताबों के अंदर, अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है फैक्ट्री के अंदर, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब वो पड़ी है तो पड़ी हुई है। अब आज खरीदी थी, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसमें से 70% माल बिक गया, 30% बिका ही नहीं। अब मान लो आपका मार्जिन ही 10% का था, आपने जो मटेरियल खरीदा और जो बेच दिया उसमें तो 10% मार्जिन आ गया, प्रॉफिट आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो प्रॉफिट था वो तो मर गया। कैसे मर गया? वो तो स्टॉक में ही पड़ा रह गया। भाई 10 लाख रुपए का माल आपने खरीदा और उसमें से 3 लाख रुपए का माल स्टॉक में पड़ा हुआ है, 7 लाख का बेच दिया। 7 लाख का माल आपने 8 लाख में बेच दिया, आपको लगा कि वाह 8 लाख का प्रॉफिट मैंने कमा लिया, मतलब 8 लाख रुपए मेरे पास आ गए। अरे भैया ओवरऑल देखोगे तो गए 10 लाख रुपए, आए 8 लाख रुपए, आपका तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज -2 लाख रुपए हो गया। आप कह रहे हो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए का स्टॉक भी तो पड़ा हुआ है। जो 3 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपकी बुक्स में 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन 3 लाख का स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, वो पड़ा ही रहेगा। वो तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब कबाड़ी वाला आएगा उसको लेकर जाएगा तो 3 लाख के स्टॉक की वैल्यू लगाएगा 30,000 रुपए, कितनी? 30,000 रुपीज। हो गया, निकल गया प्रॉफिट। यानी कि हम इस बात के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि बेसिकली जो बिजनेस है वो फंडामेंटली, बेसिकली अगर हम बॉटम लाइन पे बात करें, कहानी ही सारी बाय सेल की है। अगर आप सर्विसेज के अंदर हो तो सर्विसेज भी तो आप सेल कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, सेल करके पेमेंट आ जाएगी, कोई बात नहीं, काम कर दिया। अपने टाइम की तो वैल्यू कोई नहीं, कदर ही कोई नहीं, काम कर दिया, दे दिया, वो इनवॉइस रेज कर दिया, नहीं कर दिया, वो
पेमेंट आ जाएगी, लेकिन हमने बाय क्या किया, अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन की जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसको पे कर रहे हैं, आगे सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया, आगे प्रोफेशनल अपॉइंट किया, उनको पे कर रहे हैं, धनाधन जो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो तो उठा के हमने बाहर फेंक दिया। सेल करने की बारी जब आई तो पेमेंट आ जाएगी, कोई बात नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे हाथ में मनी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जब कुछ और काम करना है तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए, तो हम कहाँ भागेंगे, हम भागेंगे बैंकों के पास, बैंकों के पास भागेंगे, पैसे दे दो, फादर से लेंगे, मदर से लेंगे, पड़ोसी से लेंगे, पड़ोसी से लेंगे, रिलेटिव से लेंगे, बैंक की ओडी लेंगे, सीसी लेंगे, टर्म लोन लेंगे, और इतने सारे पैसे उसके अंदर डाल देंगे बिजनेस के अंदर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और जैसे ही पैसे बिजनेस के अंदर आएंगे खटाक नई परचेजिंग कर लेंगे, एक लालच आएगा मन के अंदर। लालच क्या आता है कि यार ये बड़ा अच्छा माल मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, आजकल तो एल्यूमिनियम के रेट बड़े कम हुए पड़े हैं, आगे एल्यूमिनियम के रेट बढ़ने की संभावना है, तो खरीदो, सारा माल खरीद के अंदर कर लिया स्टॉक के अंदर, और फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बाहर बेच दिया। हम इतने नाइज हैं, हम इतने नाइज हैं, इतने नाइज हैं कि सामने वाले से पैसे मांग नहीं सकते। अच्छा, हमें ये लगता है कि अगर सामने वाले से हमने पैसे मांग लिए तो बोलेगा क्या चक्कर है, बार बार फोन आ रहे हैं कि पैसों की कमी हो गई क्या इनके पास। अरे नहीं, बिजनेस बिजनेस है, उसकी अपनी टर्म्स है। आपके यहाँ पर कलेक्शन इंजन लगा हुआ है, पेमेंट टर्म्स ही ऐसी हैं कि यहाँ तो एडवांस आता है, अगर एडवांस नहीं आता, आपने 30 डेज का क्रेडिट दिया हुआ है, तो जिस क्रेडिट के ऊपर आपके पास पैसे आ जाने चाहिए उसके लिए आपने एलसी ली हुई है, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ है, देखा लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ आपने, तो आप तो चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट को पूरे टाइम के बाद मैच्योर कराएं या उसको बैंकों में जाके एलसी को डिस्काउंट करा के पैसे पहले भी ले सकते हो। तो क्या मतलब हुआ, तो आपने सिक्योर कर ली ना अपनी सेलिंग की कलेक्शन, मनी मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंडामेंटल को आज आपने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है, बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ में कि बाय कर रहे हो नाउ, पे कर रहे हो लेटर, और सेल कर रहे हो एडवांस के अंदर, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी हमेशा अबंडेंस के अंदर आपके बिजनेस के अंदर रहने ही वाला है। तो इसको ना एक अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, इसी को तो हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो देख लो एक बार वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को अच्छे से देख लो, एक बिजनेस एग्जांपल के साथ में आप देख लो। क्या है बिजनेस एग्जांपल, एग्जांपल ये है कि आप जो सेल करते हो ना, एक महीने में 1 करोड़ रुपए की अगर आप सेल करते हो और 80 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था आपने, तो 20 लाख रुपए का ग्रोस मार्जिन है। जैसे मोबाइल फोन है, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन आपने बेचा, खरीदा था 8,000 रुपए में, तो 2,000 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 1 करोड़ की सेल है, 80 लाख का मटेरियल है, 20 लाख का आपका जीपी मार्जिन आ गया, जो कि 20% है। अब जो खर्चे आपके बिजनेस के अंदर है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वो 15 लाख के हैं, प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख रुपए का, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5% का। अब जो मैं मटेरियल बेच रहा हूं, जो मैं सेल कर रहा हूं, अगर 2 महीने के क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं, कितने, 2 महीने के क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं, तो मेरी मार्केट से रिकवरी कितनी होगी, 2 करोड़ रुपए। कैसे, 1 करोड़ हर महीने की सेल है, 2 महीने की उधारी है, 1 करोड़ गुणा में 2 करोड़, दो मंथ इजिकल टू 2 करोड़ हो गया। अच्छा, स्टॉक आप कहते हो 1 महीने के बराबर का रखता हूं, 80 लाख का मटेरियल लगता है, 1 महीने के बराबर का है, तो 80 लाख का हो गया, यानी कि 2 करोड़ मार्केट से लेने हैं, 80 लाख का माल पड़ा हुआ है, 2 करोड़ 80 लाख तो बिजनेस में लग गए। अब जो आप पेमेंट करते हो, आप आधे महीने के बाद पेमेंट करते हो, लो जी कितनी करनी है, 80 लाख की पेमेंट करनी है, उसका आधा कितना होगा, 40 लाख का, तो आपको 40 लाख अभी देने हैं। 280 आपकी करंट एसेट हो गए, 40 लाख आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का गैप क्रिएटेड हो गया है। अब ये गैप कहां से पूरा होगा, बैंक से लोगे, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट ले लिया, बैंक कहता है मुझे 10% का ब्याज दो, 24 लाख रुपए अब आप ब्याज भर रहे हो। बिजनेस हम कर रहे हैं और 24 लाख का ब्याज भर रहे हैं, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसने पूरी की है,
बैंकों ने पूरी की है। थोड़ी सी पेमेंट टर्म्स के अंदर चेंजिंग करते हैं, कर दे चेंजिंग। डेटर्स, अगर हम सोचो नया प्रोडक्ट डेवलप किया, नए कस्टमर डेवलप किए, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर मानने वाले हैं नहीं, आपको नया ही प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, नई सर्विस देनी पड़ेगी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा नए कस्टमर क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो जो नए कस्टमर है वो आपको अब देना शुरू हो गए एडवांस में पेमेंट। तो मार्केट में कितना पैसा लगा है? कुछ नहीं। अच्छा, स्टॉक आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, आधे महीने के अंदर रोटेट करते हो, स्टॉक कितना लगा है? 40 लाख रुपए का। अब आप कहते हो कि मैं पहले लोगों को 2 महीने में पेमेंट लेता था, अब मैं 2 महीने में दूंगा, अब 2 महीने में दूंगा तो 160 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,20,00,000 रुपए माइनस वर्किंग कैपिटल के, मतलब अब आपके पास सरप्लस अवेलेबल है आपके हाथ में, जो अपने बैंक में रखा हुआ है, बैंक में एफडी के रूप में रखा हुआ है, फ्लेक्सी एफडी के अंदर 1,20,00,000 रुपए की फ्लेक्सी एफडी आपकी बैंक में रखी हुई है। उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर मान लो 10% का तो 12 लाख रुपए हो गया, 6% का मिलता है तो आपको चलो 7,20,000 रुपए का हो गया, 4% का मिलता है तो आपको 4,80,000 रुपए का हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10% दिया है। तो माइनस 1,20,00,000 का मतलब है कि मनी आपके पास अवेलेबल है। सारी की सारी कहानी कहां पर आकर रुक गई है? पेमेंट टर्म्स के ऊपर रुक गई है। अब देखो मार्केट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस पेमेंट टर्म्स के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। पेमेंट टर्म जो है ना, ये पूरी तरीके से पूरी तरीके से डिसाइड कर रही है हमारी मनी की पोजीशन को, हमारी मनी इन एंड की पोजीशन को। तो हमने क्या समझा? हमने क्या समझा? हमने ना ये समझा कि जो मनी की एग्जिस्टेंस आई है, हाउ मनी वर्क्स के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो एग्जिस्टेंस आई है प्राइमरली, ओरिजिनली जो ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की सर्विस में लगा हुआ है, एक दूसरे की सर्विस में लगा हुआ है। और हमारा बार्टर सिस्टम की वजह से जब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई थी कि कितना गोल्ड दूं दूध के लिए, तो मनी का निर्माण हुआ था। मनी का जब निर्माण हुआ तो वो बन गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप देते हो गुड्स एंड सर्विसेज और लेते हो मनी, देते हो मनी, लेते हो गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्लियर हो गया। तो घर पे मनी रखते हैं, उसका थ्रेट क्या है? चोरी हो जाएगी। किसी और को दे देते हैं, दे दिया, लेकिन जब समय पे चाहिए होगा तो मिलेंगे ही नहीं। तो कहाँ रखेंगे? बैंकों के अंदर। बैंकों ने तो पैसे का खेल कर दिया। सेविंग अकाउंट में पैसे लिए थे, लेकिन अब तो वो बैंकों ने आपको करंट अकाउंट क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या, ओवरड्राफ्ट और सीसी अकाउंट के अंदर बिल डिस्काउंटिंग करना शुरू किया। बैंक गारंटी दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिल रहा है, एस्क्रो अकाउंट शुरू कर दिया, पैकिंग क्रेडिट शुरू कर दिया, फ्लेक्सी एफडी शुरू कर दिया। बैंक्स ने तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम जो बाय और सेल का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रही है, तो पूरा खेल कहाँ छुपा हुआ है? हाउ मनी वर्क्स के अंदर? पेमेंट टर्म्स के अंदर खेल छुपा हुआ है। क्योंकि बाय और सेल कर रहे हैं तो फंडामेंटल क्लियर है, बाय नाउ पे लेटर, सेल ऑन एडवांस। अपनी क्रेडिबिलिटी बना के बिजनेस के अंदर, अपनी यूएसपी बना के, अपनी साख बना के, अपनी इतनी अमेजिंग तरह की सर्विसेज दो कि लोग पहले पैसा रखें और माल खरीदें, और आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि आपकी तरफ से परचेज ऑर्डर चला गया तो मतलब कि पैसे तो आ ही जाएंगे। लोग कहें कि बस मेरे से माल ले लो, मेरे से माल ले लो, मुझे तो एंट्री करनी है आपके बिजनेस के अंदर। सर ले लो मेरे से माल, ले लो मेरे से माल, पैसे बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी जब आपने एस्टेब्लिश कर ली तो आपके पास क्या आ गया? अबंडेंस ऑफ मनी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट में आपकी लाइफ के अंदर एंटर करवाना चाह रहा था, बैक टू बेसिक्स के अंदर, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, ताकि आपका ना बिजनेस और लाइफ फ्लड करे कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। अब आज का सेशन देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, फ्यूचर के अंदर भी जो भी सवाल आ रहे हैं, अब ये हेल्पलाइन है ना, JSAonline.in आपकी हेल्पलाइन है। बस हेल्पलाइन के ऊपर जाके क्लिक कर दिया करो, लॉगिन करके एंटर कर जाओ। एंटर करने के बाद आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड किया है ना, तो अब अपने क्वेश्चन कहाँ पूछने हैं आपने?
आपने अपने क्वेश्चन पूछने हैं आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर। देखो फ्रंट पेज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा आ रहा है, आस्क योर क्वेश्चन, पूछा करो क्वेश्चन। आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक कर दो, मेरी हेल्पलाइन आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको मुझसे 1-to-1 करनी है, आस्क योर क्वेश्चन में लिख दो आई वांट टू डू 1-to-1 मीटिंग ऑन जूम विद जगमोहन सिंह। आ जाओ, मैं आपके साथ में 1-to-1 कर रहा हूं। सबमिट कर दो, सबमिट कर दो, और उसके बाद आप 1-to-1 भी करो। अभी जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, आपके माइंड में जो भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ लो पूछ लो। सो दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू मेक इनटू योर लाइफ, मेक इनटू योर लाइफ। yes, this is what I wanted to make in your life. And thank you so much for participating live in the session. कैसा रहा आपका सेशन आज के लिए? जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एंड हैव अ ग्रेट, अमेजिंग एंड वंडरफुल डे। याद रखना, बेसिक्स हमने कभी नहीं भूलने। अपने पूरे के पूरे बिजनेस को बेसिक्स के ऊपर रखते हुए ना एनालाइज कर दो, एनालाइज कर दो। कीप द लाइफ सिंपल, कीप द लाइफ शाइनिंग, कीप द लाइफ अमेजिंग। और हाउ मनी वर्क्स का जैसे फंडामेंटल किया ना, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक बड़े ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर, ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की आपको कैश फ्लो की मास्टरी करवाने के लिए बड़ा ही डीपर लेवल के ऊपर मैं अगले सैटरडे को भी एक सेशन लेके आने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट 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 वीक अहेड। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रवि जी, थैंक यू रवि जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू संजय जी, सुशांत जी, एवरीबॉडी ग्रेट।